जय हिंद। बस हम लोग शुरू कर रहे हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स टू कम, देन वी आर स्टार्टिंग। ये देखिए, ये हमारी टेस्ट सीरीज है। आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट द टेस्ट सीरीज, राइट? तो जैसे कि आप हमारे एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करेंगे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये वाली एक टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो जैसे आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमने अभी हमारे जनरल स्टडीज 2024 सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटी का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये टेस्ट सीरीज स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमारे साथ पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर ली है, राइट? और आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है बैठिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं पॉलिटी के जो हमें टेस्ट के दौरान जो है वो मिले, तो उसको हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। गॉट इट? तो देखिए, आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाकर आपको यहाँ पर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर घुसना है और यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टेस्ट जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। एंड ये 54 टेस्ट है पॉलिटी के, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉलिटी के टेस्ट। तो अपन यूपीएससी लेवल के पहले टेस्ट कवर करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग इस ये वाले टेस्ट पे आएंगे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के 6 टेस्ट हैं। तो हम लोग रोज 30 मिनट्स का, रोज नहीं तो फिर ऑल्टरनेट डेज पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उस चीज के बारे में। हम लोग रेगुलर बेसिस पर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करना शुरू करेंगे। तो हम लोग जैसे स्टार्टिंग करें तो ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले से जाए, तो आप जैसे ही टेस्ट पर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से जो है वो टेस्ट ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आपका हो रहा है स्क्रीन के सामने। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना, तो टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है। इंग्लिश और हिंदी, बंगाली, मराठी सब में टेस्ट हमारे लिए अवेलेबल है। जैसे कि मैं हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने, बट अपन इंग्लिश फॉर्मेट लेते हैं। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आपको आंसर देना है। देखिए, आपने पढ़ाई कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूं काफी डिटेल में। तो अब देखिए, पॉलिटी का ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी। 10% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, सिर्फ 10% लोगों ने। देखते हैं आप उस 10% पे आते हैं कि नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से रिलेटेड? तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था? क्या इसके अंदर फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंट्रोड्यूस हुआ था? क्या इसके तहत बाई कैमरल लेजिस्लेचर 10 प्रोविंस में आई थी? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन बताएगा? मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी से जो है उसका आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। कम ऑन गौरव। गलत करोगे चलेगा, गलती करो मुझे चलेगा, मुझे गलती से जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। द पॉइंट इज दैट यू शुड अटेम्प्ट द आंसर। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, डी। वेरी गुड गौरव, वेरी गुड, नन ऑफ द अबव। देखिए, अब ध्यान से सुनिए। चाहे तो आप जिन स्टूडेंट्स ने नहीं मेंशन किया और उसमें हिंदी वाले अगर पोर्शन में आप जाओगे तो पूरी चीज हिंदी में भी अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन में इंग्लिश हिंदी दोनों में जो है वो अवेलेबल है। आप देखेंगे तो आप देखिए हिंदी में भी पूरे स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, पूरी चीज डिटेल में जो है वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर दी हुई है। तो अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो, बाकी मैंने आप लोग को पूरी चीज डिटेल में पढ़ा ली थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसने इंट्रोड्यूस किया था। आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था 1906, और मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है ईयर से रिलेट कर रहा है। 1906 में मुस्लिम लीग आई और मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि उनको कम्युनल इलेक्टोरेट चाहिए। उनको चाहिए कि उन्हीं की कम्युनिटी के लीडर्स, उन्हीं की कम्युनिटी उन्हीं के ही लीडर्स को जो है वो इलेक्ट करे। तो 1909 में ये चीज आ गई थी। इंडियन काउंसिल 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको कहते हैं, इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को दिया था, जिसने कंसेप्ट जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का वो लेकर आए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप। तो इसके अंदर हम लोग को ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर 1919 का जो कानून है, यही एक बेसिस बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का।
और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हम कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। तो की प्रिंसिपल जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, सेल्फ गवर्नेंस का, फेडरल स्ट्रक्चर का, यहीं से ही आया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर इज अ वाटरशेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। एंड एमसीआर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के along with मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन is thus worthy claimants of the title of the Magna Carta of modern India। इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मॉडर्न इंडिया का, जिसको हमने ऑलरेडी जो है अपने नोट्स में भी कवर कराया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये अगस्त 1935 में जो है वो लाया गया। ये लॉन्गेस्ट एक्ट है, काफी बड़ा एक्ट है उस समय का। ये डिवाइड हुआ था दो सेपरेट एक्ट में, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। एक नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये एक्ट जो है इसने डिवाइड करी पावर सेंटर और प्रोविंस के बीच में। तीन लिस्ट सामने रखी गई, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट। फेडरल लिस्ट, सेंटर वाली, प्रोविंशियल लिस्ट, प्रोविंस वाली, और कॉन्करेंट लिस्ट बोथ वाली। वाइसरॉय जो है उसको रेसिडुअल पावर दी गई थी, राइट। फिर ये, और मैंने हर एक चीज आपको पॉलिटी के लेक्चर्स में एक्सप्लेन की गई है। अगर फिर भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप लाइव लेक्चर के दौरान मुझसे पूछ सकते हैं, यही बेनिफिट है लाइव लेक्चर का। तो ये क्लियर था कि जो एक्ट है 1935 फेडरल स्ट्रक्चर का, वो इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने, हेंस सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। और बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर जो है वो स्टैब्लिश जो है वो की गई थी, तो स्टेटमेंट 3 भी जो है वो इनकरेक्ट हुआ। दो हाउस जो थे फेडरल असेंबली के, लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज अपर हाउस। फेडरल असेंबली का टर्म 5 ईयर का था। दोनों हाउस जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट से भी लाए गए थे। द रिप्रेजेंटेटिव जो प्रिंसली स्टेट्स के जो थे वो नॉमिनेट किए जाते थे, रूलर्स के द्वारा इलेक्ट नहीं थे। याद करो, जो राजाओं की जो टेरिटरी थी वहां से राजा नॉमिनेट करता था, ना कि वहां पे लोग इलेक्ट करते थे। रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट के वो नॉमिनेट किए जाते थे। रिप्रेजेंटेटिव जो थे ब्रिटिश इंडिया के, उनको इलेक्ट होना पड़ता था, और गवर्नर जनरल भी नॉमिनेट करता था। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ प्रोविंस में, जैसे कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंस, 6 स्टेट्स में। तो ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के रेफरेंस के आधार पर कौन सा बेस्ट मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का? बताइए, बेस्ट मीनिंग। संविधानवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद का सर्वोच्चतम अर्थ है? तो ये एक आइडियोलॉजी है जो प्रमोट करती है सुप्रीमेसी ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्या इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ये डिनोट करती है प्रिंसिपल कि गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द बॉडी ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड इज लिमिटेड बाय इट? इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड सर्टेन इनएलिएनेबल राइट्स टू द सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ाया हुआ मैंने, चारों स्टेटमेंट में से एलिमिनेट कर सकते हो? बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। ये प्रिंसिपल बताती है, मैंने आपको बताया ना कि लॉ बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ बुक। वो हमें गाइड करती है, वो हमें बताती है कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी कहां से मिलेगी। वेरी गुड गौरव, यू आर गोइंग टोटली करेक्ट। तो ये जो कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी जो है वो मिलती है फंडामेंटल बॉडी ऑफ लॉ से, एंड इट इज लीगली लिमिटेड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया है डीपीएसपी के माध्यम से भी, फंडामेंटल राइट के माध्यम से भी। डीपीएसपी में तो बताया हुआ है, गाइड किया हुआ है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, फंडामेंटल राइट के अंदर उसको लिमिट किया गया कि आपको यही चीज करनी है। इसका कोई रिलेशन रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से या पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं है। इसके बहुत सारी मीनिंग है। मोस्ट जनरल वो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, एटीट्यूड्स हैं, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो एलाबोरेट करते हैं प्रिंसिपल को कि गवर्नमेंट जो है उनको कहां से पावर मिलेगी। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टू द एक्सटेंट, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लॉ को मेंटेन करेगा या लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो चलेगा। इट कंटेन्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशन है पावर कंट्रोल का, क्योंकि हम लोगों को मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। अब देखो लिखा हुआ एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर है जिनका नाम है डेविड फेलमैन। इनका कहना है, आप ये चीज मेंस के लिए यूज कर सकते हो, मेंस के लिए बहुत अच्छी लाइन आपको मिल रही है। इट मे बी सेड दैट द touchstone of constitutionalism is the concept of limited government under a higher law। कानून के अंदर आपको गवर्नमेंट को जो है वो सीमित रखना है, सरकार को सीमित रखना है।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है, संविधानवाद का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर सीमाएं लगाना, राइट। तो ये चीज कि सरकार की जो आर्बिट्ररी पावर है, मतलब ये मान के चलो मनमानी जो शक्तियां हैं सरकार की, उसको रोकना, ये रिकॉग्नाइज करता है कि गवर्नमेंट की जो नीड है उनकी पावर के साथ, बट एट द सेम टाइम, यानी कि गवर्नमेंट को तो पावर्स देनी है, बट एट द सेम टाइम इट इंसिस्ट दैट लिमिटेशन भी रखना है, अनलिमिटेड पावर नहीं देना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली पेयर्ड, कौन सा प्रोविजन हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है अलग अलग कंट्री के, जिसको हमने अपनी, अब देखो ये चीज पर्टिकुलरली मैंने आपको लिखवाई थी और कहा भी था, ये याद रखना है, कौन सी चीज जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, बताइए। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, क्या रूल ऑफ लॉ हम ब्रिटिश से लेकर आए? फंडामेंटल राइट क्या हम यूनाइटेड स्टेट से लेकर आए? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कनाडा से लेकर आए? ये गलत है। कहां से लेकर आए गौरव? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आज सुबह की क्लास में भी बताया गया था। कहां से लेकर आए? फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आए। प्रिंसिपल जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का था वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, वास्तुकार है, मुख्य वास्तुकार कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रांस, उनका कहना था लिबर्टी यानी कि फ्रीडम कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम इक्वलिटी। बहुत अच्छी बात की गई है, मेंस पे लिखोगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर सेड, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का कहना था कि लिबर्टी जो है, आजादी जो है, फ्रीडम जो है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकती समानता से, समानता कभी भी अलग नहीं हो सकती इक्वलिटी से, राइट। और मतलब ये तीनों चीज एक साथ जुड़ी रहेंगी, राइट। तो ये चीज अंबेडकर साहब ने बताई थी कि दो सब तीनों चीजों का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ये हमने बोरो किया था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन आएगा कि मैग्ना कार्टा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट है। चार्टर जो फंडामेंटल राइट का है वो बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट से हमने, पार्ट 3 के अंदर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में 6 फंडामेंटल राइट है जो काफी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर डीपीएसपी की बात करें तो स्पेन से लिया गया, राइट। आयरिश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो ये चीज हम लोग को डीपीएसपी में देखने को मिलती है। सोर्स जो था वो स्पेनिश, स्पेन का था। देन आयरलैंड, फिर आयरलैंड से उठाया गया। फिर इसके अलावा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश से उठाया गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली कौन सी कंट्री है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी कंट्री फॉलो करती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को? कनाडा, इंडिया, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, बताएं। 36% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। बताइए, 10 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। अब मुझे ये बताओ, इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे है? क्या आप लोग इंडियन सिटीजन्स, आप लोग तो नहीं, आप तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बट यस इंडियन सिटीजन्स भी हैं। क्या इंडियन सिटीजन जो है वो डायरेक्टली हर एक बिल में पार्टिसिपेट करता है? नहीं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो किया जाता है। स्विट्जरलैंड की अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड के अंदर रेफरेंडम चलता है, जनमत संग्रह जो है वो चलता है, जिसको रेफरेंडम बोलते हैं हम लोग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब प्योर डेमोक्रेसी, एक सिस्टम है शासन का, गवर्नेंस का, जहां पर लोग डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। लोगों के सामने लोगों को बोला जाता है कि ये देखो ये कानून पास करना है कि नहीं, वोट फॉर इट। लोग डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। रेफरेंडम जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था, जिसको बोलते हैं जनमत संग्रह, ये एक प्रोसीजर है जहां पर लोग जो है वो डायरेक्ट वोट डालते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अलग प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का भी सेम ही मीनिंग है। देखो अलग अलग टर्म्स भी इसमें दिए हुए हैं। इनिशिएटिव एक मेथड है बाय मींस ऑफ विच पीपल कैन प्रपोज अ बिल, लोग बाग जो है वो बिल प्रपोज कर सकते हैं। रिकॉल एक तरीका है जिसके माध्यम से वोटर जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या ऑफिसर के टाइम पीरियड से पहले उसको हटवा सकते हैं। क्या भारत की जनता किसी एमपी या एमएलए को हटा सकती है? नहीं।
हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तभी वो हटेगा, एमपी एमएलए हटेंगे, एमपी एमएलए के अगेंस्ट जो है वो अगर कार्रवाई होगी हाउस के अंदर तभी उनको हटाया जाएगा। प्लेबिसाइड इज ऑल्सो द सेम, लोगों के ओपिनियन को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। स्विट्जरलैंड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है, वहां पर रेफरेंडम चलता है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखो, इंडिया, यूएसए, कनाडा, यूके, यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपने साथ साथ लिखते भी जाना कि आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस, मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है गौरव? गौरव, स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है कि मुझे थोड़ा जूम करने की आवश्यकता है? स्क्रीन विजिबल है ना? आई थिंक इट इज कंफर्टेबल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो देना है, मतलब कि आपको जो है वो उद्देश्य संकल्प के संदर्भ में विचार करना है, सही स्टेटमेंट के बारे में बताना है। इट रिजॉल्व फॉर इंडिया टू बिकम एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक एंड टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी का है? करेक्ट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी लेकर आए थे, हमने डिस्कस किया था इस चीज के बारे में पॉलिटी में। क्या ये बोल रहा है कि इंडिया एक सॉवरेन रिपब्लिक बन जाए, इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का होना चाहिए? क्या इसने रिकमेंड किया कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए पावरफुल यूनियन के साथ? बताइए, इसका करेक्ट आंसर सिर्फ 1 है। नहीं, अरे गौरव, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की थोड़ी ना बात करी थी, पावरफुल यूनियन की थोड़ी ना बात करी थी। हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स भी हैं, प्रोविंस है, तो कभी भी ये बात कर ही नहीं सकते थे हम लोग, राइट। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए 1946 में, 13 दिसंबर 1946। 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया। इसके अंदर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की वैल्यूज और एस्पिरेशंस है कि क्या हम लोग अपना किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। ये फिलॉसफी बताता है, गाइडिंग प्रिंसिपल बताता है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिलॉसफीज के अंदर हम लोग को काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंश्योर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, एंड हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हम प्रोक्लेम कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के पास एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए। हम गारंटी दे रहे हैं इसके अंदर जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, ये सब चीजें आपको प्रियम्बल में भी दिखाई देती हैं। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जिसमें पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सेंटर और स्टेट के बीच में, ये भी लिखा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आंसर आएगा। थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है गौरव, बट कोई बात नहीं, चलेगा। अभी गलती कर लो, मुझे चलेगा, बाद मेन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये चीज, वर्ल्ड पीस मेंटेन करना, काफी सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर आई थी जो हमने कवर किया था। सिस्टम ऑफ डायरकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, डायरकी, तो आपको इसके बारे में जो है बताना है। हम ही बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। हाँ, सेंटर बना तो बस मैं ये लेक्चर लेके आ रहा हूं। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। और टेस्ट खत्म करने के बाद मेरे घर आ जाओ, सैंडविच खिलाता हूं आज बढ़िया वाला। यार मम्मी सैंडविच बना रही है, 3 लेयर सैंडविच। एक लेयर में बढ़िया आलू की स्टफिंग, एक लेयर में सॉस और एक लेयर में चीज। डायरकी बताइए। तो डायरकी के अंदर इसने बताया, डिमार्केट किया, क्लियर कट चीजें बताई और सेपरेट की सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। इससे डिवाइड किया प्रोविंस सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। कुछ सब्जेक्ट जो है वो इंडियन मेंबर्स जो है वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उनको दिए गए, एंड कुछ जो है वो ब्रिटिश मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के दिए गए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसने सिर्फ 2 ही पार्ट्स के बारे में बात करी थी, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो क्यों इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट लिखा है कि इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ने रिलैक्स किया सेंटर को, कि सेंटर का मतलब सेपरेट सब्जेक्ट्स होंगे दोनों के, राइट।
इन्हें डिमार्केट किया, सेपरेट किया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को। ये एक फीचर ऑफ एक्ट था एंड हैड नथिंग टू डू विद डायरकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का वो एक्ट था, डायरकी का नहीं था। मेनली सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है देवर ऑथोराइज, यानी लेजिस्लेचर मतलब कि कानून बनाने वाली बॉडी, उनको अथॉरिटी दे रखी थी कि दे शुड मेक लॉ ऑन द रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, कि आप इन्हीं लिस्ट में मौजूद जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाएंगे। दैट इज डायरकी, सिस्टम ऑफ डायरकी, राइट। डबल रूल, इट इज अ ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस, इट मींस द डबल रूल। इस सिस्टम के अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है वो गवर्नर के हाथ में थे, याद करो हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो एडमिनिस्टर करता था गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। रिजर्व सब्जेक्ट मींस कि वो थोप सकते थे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। इसमें गवर्नर की जगह वाइस रॉय आना चाहिए, यहां पर गड़बड़ी है। इसमें गवर्नर की जगह वाइस रॉय आना चाहिए। इसमें पावर जो थी वो वाइस रॉय के हाथ में, क्योंकि यहां पर गवर्नर के हाथ में ये ज्यादा पावर नहीं दे रहे थे, वाइस रॉय के हाथ में दे रहे थे। क्योंकि हमने अपने नोट्स में वाइस रॉय दिया हुआ है, वाइस रॉय इज द करेक्ट। किसने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज? किसने बोला कि हमारा आजाद भारत का जो संविधान है उसको बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जो है वो बनाना है, और वो इलेक्टेड मेंबर्स ही बनाएंगे अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर? बताइए। आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन में आपके पास दो ऑप्शन 50-50 मिलेगा, बी आर अम्बेडकर और नेहरू। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नेहरू। नेहरू ने जो है वो ये इनिशिएटिव के बारे में जो है वो बात करी। 1934 में आइडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का वो पहली बार एम एन रॉय लेकर आई, लिखवाया था मैंने, आपके नोट्स में है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो ऑफिशियली डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये पूरी चीज लिखवाई। और 1938 में नेहरू जो है उन्होंने आईएनसी के बिहाफ में डिक्लेयर करी ये वाला स्टेटमेंट, और डिमांड फिर फाइनली एक्सेप्ट हुई ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑगस्ट ऑफर में 1940 में, राइट। 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो मेंबर थे कैबिनेट के, ये इंडिया आए और इन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ये कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। 8वां क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने पढ़ा है, 27% लोगों ने ही मात्र इसका करेक्ट आंसर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान, बताइए। हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो है उनको अलॉट किया गया सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत क्या हर एक स्टेट और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स अलॉट की गई? सीट्स अलॉट की गई थी हर एक ब्रिटिश प्रोविंसेस को। इनको डिवाइड किया गया तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज के बीच में, मुस्लिम, सिख, हिंदू, पॉपुलेशन के आधार पर। रिप्रेजेंटेटिव जो थे हर एक कम्युनिटी के, हर एक समूह के, ग्रुप के, उनको इलेक्ट करती थी उन्हीं मेंबर की कम्युनिटी, एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको नॉमिनेट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए। कैबिनेट मिशन, द करेक्ट आंसर इज 1 and 3 ओनली, 1 and 3। बताइए। तो साक्षी मैं एक टेस्ट दे रहा हूं, मैं उसके बाद लगाता हूं कॉल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 में लाई गई, राइट। पहला पॉइंट, नवंबर 1946, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। फीचर्स जो थे वो ये कहा गया, पहली चीज, टोटल स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होगी वो 389 होगी, जिनमें से 296 ब्रिटिश इंडिया को दी गई, 93 प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। 296 अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया को, जिनमें से 292 मेंबर जो है वो 11 गवर्नर प्रोविंस के आएंगे, और जिनमें से 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस होंगी, और जहां से एक एक हम लोग को देखने को मिलेंगे। और हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो है वहां पर सीट जो एलोकेट की गई, कहां पर? पॉपुलेशन के आधार पर। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स एलोकेट की गई। सीट्स एलोकेट की गई हर एक ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर, जिनको डिवाइड किया गया तीन प्रिंसिपल कम्युनिटी में, मुस्लिम, सिख और जनरल, नॉट हिंदू, राइट। वहां पर हिंदू लिखकर खेल दिया था। रिप्रेजेंटेटिव जो थे हर एक कम्युनिटी के, जिनको इलेक्ट किया जा रहा था उनके मेंबर कम्युनिटी के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, एंड वोटिंग वाज टू बी द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दैट इज करेक्ट। एंड रिप्रेजेंटेटिव जो प्रिंसली स्टेट्स के हम लोग को देखने को मिल रहे थे,
देवर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, राइट। तो प्रिंसली स्टेट का तो यहाँ पर गड़बड़ी था, गवर्नर जनरल लिखा। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोग को जो है वो यहाँ पर देखने को मिल ही गया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। फोर्थ तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता था, फोर्थ नहीं हो सकता, तो 1 and 3 आंसर करेक्ट होता। बट अब यूपीएससी खेल रही है, यूपीएससी एलिमिनेशन मेथड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रही है, बट इट इज अ काइंड ऑफ योर प्रैक्टिस, तो इसलिए यू कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड फॉर नाउ। बट आप बिल्कुल जितनी श्योरिटी रखोगे अपने आंसर में, उतना आपके लिए जो है वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। हर एक स्टेटमेंट पर अब आपको जो है वो ध्यान देना है। 9th क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, क्या वो प्रेसिडेंट थे असेंबली के? बताइए। मुस्लिम लीग जो है उसने बॉयकॉट कर दी थी मीटिंग, और उनने बोला कि हमें एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसने डिक्लेयर किया कि वो रिजॉल्व करेंगे टू प्रोक्लेम इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। वो निश्चित थे, यानी कि वो कंफर्म थे कि हाँ भाई, हमें एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक जो है वो चाहिए। बताइए। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक कि आपको आवश्यकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रटा हुआ होना चाहिए। अभी तक आप लोग को मुस्लिम लीग, आप जानते हैं, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। तीसरा, हम कंफर्म थे कि हमें सॉवरेनिटी जो है वो चाहिए, हमें हमारे ऊपर जो है वो कोई और दूसरी पावर जो है वो नहीं चाहिए। करेक्ट। तो इसका आंसर तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक्ट ने पावर दी असेंबली को टू एब्रोगेट और ऑल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। इस कानून के थ्रू ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो भी कानून इंडिया से रिलेटेड बनाए हैं, ये पावर दे दी कि वो उस कोई किसी भी कानून को अब हम इंडिविजुअली खत्म कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जब भी असेंबली मिली तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी was chaired by G.V. Mavlankar, and when it met as a legislative body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad. Muslim League member withdraw from the Constituent Assembly for India. तो ये रिपीटेड जो है वो क्वेश्चन हो गया, एक पॉइंट इसका रिपीटेड है। 1 and 3 बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि उल्टा हो गया। जीवी मावलंकर जो थे वो लेजिस्लेटिव बॉडी लीड कर रहे थे, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो है वो लीड कर रहे थे। तो ये वाली चीज भी मैंने आपको पूरी चीज नोट्स में लिखी हुई, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके नोट्स में नहीं है। इसलिए मैं क्लेम करता हूं जो भी चीज पढ़ा रहा हूं वही चीज एग्जामिनेशन में आएगी। और ये देखिए, टेस्ट में भी ये चीज आपको जो है वो मिल रही है। इस प्रकार की चीज है कि जो हमने पढ़ा है, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन हमारे नोट्स के हैं, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग जो है वो रख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं एडवांस में जो है वो टेस्ट के बारे में आपको बता दूंगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में हमारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन करिए। तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस इस प्रकार के लाइव टेस्ट में? हम लोग जो है, देखिए, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एम एन रॉय जी के बारे में भी मेंशन है, देखिए हमने लिखा भी, देखिए पूरी चीज मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, नोट्स है पूरे। अंबेडकर एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भी अगर आपको कुछ चीज लगती है कि मैं इंप्रूव करूं, तो भी आप जरूर जो है मुझे फीडबैक के तौर पर जो है वो बता सकते हैं, चाहे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में या फिर यूट्यूब में। अगर ये लेक्चर जाएगा, आप यूट्यूब में देखेंगे, तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप बता सकते हैं। चलिए, अब साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।